हेलो गाइस, मैथमेटिकल टूल्स। अभी तक हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन सब पर बात कर चुके हैं। सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, उतने कंप्लीट हो चुके जितनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। आज हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। एक तो डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है कि हम कहीं ना कहीं रेट कैलकुलेट करने में करते हैं। दूसरा डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है, ग्राफ्स में कैसे किया जाता है, उस पर आज बात करेंगे हम। या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपने लिखा था, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने लिखा था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो डायग्राम से भी बता देते हैं इस बात को। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये है एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो साइड में लिख देते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, यहाँ पर हमने स्लोप कैलकुलेट किया था इस लाइन का, ये थीटा नॉट मान लेते हैं। ठीक है, थीटा नॉट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो r मिलता है। यहाँ पर पी आर डिस्टेंस हो जाती है x2 माइनस x1, और क्यू आर डिस्टेंस हो जाती है y2 माइनस y1। ये थीटा एंगल, तो थीटा है थीटा नॉट, तो थीटा नॉट हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक बार स्लोप पर। अब एक कर्व लेते हैं यहाँ पर। ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने स्लोप समझा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप, एक्चुअल में स्लोप है क्या चीज़। ठीक है, स्लोप क्या है, कोई भी कर्व हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, कोई भी कर्व हो, उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, उसी के टेंजेंट को स्लोप कहा जाता है। तो एक कर्व हम यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये हमने एक कर्व सेलेक्ट कर लिया, एक्स एंड वाई। इस कर्व पर 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, एक ये P सिलेक्ट कर लेते हैं और एक ये Q सिलेक्ट कर लेते हैं। P और Q के कोऑर्डिनेट्स भी x1 y1 एंड x2 y2 हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो इस एंगल को भी आप थीटा नॉट मान लीजिए। अब यहाँ पे जो tan थीटा नॉट होगा, ये इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताएगा। स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली दिस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा tan थीटा से। कोऑर्डिनेट्स वही हैं, रिजल्ट वही रहेगा। अब हमारे पास टारगेट क्या है, हमें चाहिए उस टेंजेंट का स्लोप जो हमने Q पर ड्रॉ किया है। टेंजेंट मतलब जनरली टच करके जाती हुई लाइन। तो Q पॉइंट पर आप एक इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट Q। Q पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये टेंजेंट है इट टू अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए एंगल फॉर्म कर रही है थीटा। तो इसके लिए स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व
एट पी, सॉरी एट क्यू, स्लोप ऑफ द कर्व एट क्यू। क्यू पर स्लोप ऑफ द कर्व क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा। क्यू पर स्लोप ऑफ द कर्व क्या लिखेंगे, टेन थीटा। अब टेन थीटा तो लिख दिया, अब इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की फॉर्म में। तो समझेंगे इस चीज़ को। अब हम यहाँ पर y2 माइनस y1 को क्या लिखा गया है, y2 माइनस y1 क्या है, डेल्टा y। तो यहाँ से हम y2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं y1 प्लस डेल्टा y। x2 माइनस x1 को क्या लिखा गया है, डेल्टा x। तो x2 को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस डेल्टा x। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा y को जीरो कर दें, देखिए क्यू पर टेंजेंट कैसे बना। अगर हम इस p पॉइंट को धीरे धीरे इधर खिसकाते जाएं, इस कर्व के थ्रू चलना, हमको चलना कर्व पाथ पर है। अगर p की जगह पर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें, इस जगह पर, ठीक है, और q और p से पास होने वाली एक लाइन खींचे इस तरह से, देखिए टेंजेंट जो है यानी स्लोप जो है वो चेंज हो गया। तो जैसे जैसे p टेंस टू q होगा, जैसे जैसे पॉइंट p टेंस टू q होगा, वैसे वैसे डेल्टा x टेंस टू जीरो और डेल्टा y टेंस टू जीरो, यानी डेल्टा x डेल्टा y दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, डेल्टा x जीरो डेल्टा y जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे p टेंस टू q होगा, वैसे वैसे डेल्टा x टेंस टू जीरो होता जाएगा, डेल्टा वाई भी। लेकिन हमें एग्जैक्ट जीरो नहीं रखना है, तो हम ये कहेंगे कि पी पॉइंट जब क्यू के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यानी एक्स टेंस टू जीरो मिला। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पर जो इन दो पॉइंट से जा रही थी, दैट बिकम टेंजेंट एट क्यू। व्हेन पी टेंस टू क्यू देन दिस स्ट्रेट लाइन बिकम टेंजेंट ऑफ द कर्व एट क्यू। देखिएगा बहुत ध्यान से, जब पी क्यू के टेंस, जब पी पॉइंट क्यू की तरफ टेंस होगा इस तरह से ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन भी क्या होती जाएगी, घूमती जाएगी, ये इस कंडीशन में आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से घूम जाएगी, पी पॉइंट क्यू के और क्लोज पहुंचेगा, स्ट्रेट लाइन और चेंज हो जाएगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये चेंज होती जाएगी। जब पी क्यू के क्लोज बिल्कुल पहुंच जाएगा, P बिकम वेरी क्लोज टू Q, जब P Q के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उस समय दिस स्ट्रेट लाइन बिकम टेंजेंट एट Q। उस समय ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बन जाएगी एट Q पर, ये टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इसको कैसे मेंशन करेंगे आप, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। जब डेल्टा x टेंस टू जीरो करोगे तभी x1 x2 के इक्वल होगा, y1 y2 के इक्वल होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इस पूरे टर्म को हम किस तरह लिखते हैं, इसको लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ y। ये पहले आपको मेंशन किया जा सका है। तो एक्चुअल में जो टेंजेंट होता है किसी भी कर्व का, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट यानी स्लोप जो होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में स्लोप बताता है, डिफरेंशिएशन स्लोप की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है आपको, एक सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है, स्लोप के बारे में जानकारी दे रहा है। डिफरेंशिएशन से आप एक्चुअल में उस लाइन के स्लोप का पता लगा सकते हैं, या फिर किसी कर्व का किसी पॉइंट पर टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी इस चीज़ को, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत
कम समझ में आएगा, ठीक है, बट कोशिश करते रहिए, धीरे समझ में सब आ जाता है, ठीक है। आपका प्रयास अगर ईमानदारी भरा हुआ है तो समझ में भी आपको आएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और बात हमारी क्लियर हो जाएगी। जैसे हम एक कर्व लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पैराबोला, ये है पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हम इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये पैराबोला कैसे ड्रॉ किया जाता है मैंने आपको सिखाया था, इसका बेसिक चीज़ें। आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इसकी ट्रेसिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। हम लगभग मैथमेटिकल टूल्स के एंड पर पहुंच चुके हैं। बस फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है डिफरेंशिएशन का, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन और फिर ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला, और हमारा यहीं पर मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहा जाए कि इस पैराबोला का टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है। टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला एट टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -1/2। ये तीन कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं जहाँ पर हमको इसका टेंजेंट चाहिए, ठीक है। टेंजेंट या इसका टेंजेंट कितना एंगल फॉर्म कर रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, ये पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू 1/2, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। x इज इक्वल टू -1/2। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स पे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। जब x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिस टेंजेंट इज टू द x एक्सिस, ये टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे वो x एक्सिस के लॉन्ग होगा, और ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, जब आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस के साथ सपोज करिए θ1 एंगल फॉर्म करेगा, और अगर आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं x इज इक्वल टू -1/2 पर, इस तरह से, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में मान लीजिए θ2 एंगल फॉर्म करेगा। एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देखना है, θ2 एंगल फॉर्म करेगा। तो स्लोप अब यहाँ तो क्लियर हो गया, जो x इज इक्वल टू 0 पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग है, इट मीन्स वो x एक्सिस के अलोंग है, इट मीन्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। बट यहाँ पर हमें θ1 और θ2 की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है जो हम ज्योमेट्रिकली इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से इस बात का पता लगा सकते हैं कि θ1 और θ2 की वैल्यू क्या है। देखिए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डी वाई ऑफ dx, और ये क्या है, स्लोप, ये बता क्या है, स्लोप यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2x। अब एट x इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर
टेन थीटा क्या हो जाएगा 0, और जब टेन थीटा 0 होता है तो इसे हम क्या लिखते हैं टेन 0 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 डिग्री। देखिए यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या अलोंग एक्स एक्सिस। अब दूसरा केस जो लिया है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू 1/2, जब x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 की वैल्यू कब होती है tan π/4 यानी tan 45 डिग्री पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 पाई रेडियन या फिर 45 डिग्री, यानी थीटा 1 की वैल्यू, यहाँ पे हमने थीटा 1 माना था तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। कितना इजली क्लियर हो गया, थीटा 1 की वैल्यू 45 डिग्री है। एट x इज इक्वल टू -1/2, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया है 2x, तो 2 इंटू -1/2 सॉल्व करेंगे -1। टेन के केस में -1 वैल्यू कब आती है 135 डिग्री की, तो यहाँ पर थीटा 2 लिया था तो थीटा 2 मिल जाएगा 135 डिग्री, तो थीटा 2 मिल जाएगा 135 डिग्री। इस तरह से आपको थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्लोप का हमारे पास यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं किसी कर्व का, किसी फंक्शन का, इसका मतलब हमने ज्योमेट्रिकली क्या फाइंड आउट किया है, उसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन की। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक एग्जाम्पल से ही इसको क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, फाइंड द एरिया बिटवीन find the area between a straight line y is equal to x plus 2 and the x-axis. X-axis from x1 is equal to 1 to x2 is equal to 3. x1 is equal to 1 to x2 is equal to 3. तो हम जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमें एरिया फाइंड करना है y इज इक्वल टू x/2 तो और x एक्सिस के बीच में इस पर्टिकुलर लिमिट के लिए। सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू x प्लस 2 को y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कीजिए, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, m होता है tan थीटा 1 तो tan 45 यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है 2 है। ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन ये मिल जाएगी 1 2 3। इसे ले लेते हैं x1 इज इक्वल टू 1
और ये x2 इज इक्वल टू 3। 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो इस स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बताया, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो इस स्ट्रेट लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया पता करना है, यानी ये पूरा एरिया ऐसे, और इधर भी इसको एक्सपेंड कर दीजिए ऐसे आगे, तो ये सब एरिया कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब आपको लिमिट्स ना बताई जाए किस लिमिट के अंदर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसे बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट बता दी जाती है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ आपको ऑलरेडी लिमिट बता दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले हम वो एरिया इनक्लोज कर लेंगे। तो x2 इज इक्वल टू 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, x1 इज इक्वल टू 3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया। ध्यान से देखिए, दिस इज ट्रेपेजियम। ये जो शेडेड एरिया है ये ट्रेपेजियम बन रहा है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड मतलब ये और पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड का सम, तो पहले पैरेलल साइड है कितनी, तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस, यानी ये वाई की वैल्यू है। वाई की वैल्यू कब देखनी है, जब x इज इक्वल टू 1 है। तो जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पर, तो y क्या मिल जाएगा, 3। तो ये 3 है। और जब x इज इक्वल टू 3 है तब y कितना है, तो x इज इक्वल टू 3 रख दो तो y कितना हो जाएगा, 5। यानी पैरेलल साइड्स क्या हैं, 3 एंड 5, तो 3 + 5। और पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस कितना है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आ जाएगा 8 यूनिट। जो भी यूनिट हो, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, आपको यूनिट मिल जाएंगे। ये हमने एरिया पता कर लिया इस बाउंड्री के बीच में। अब इसी काम को हम इंटीग्रेशन से करते हैं, बाय इंटीग्रेशन। ये तो हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर ली, बाय इंटीग्रेशन। अब इसी काम को हम बाय इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन 1 2 3। तो x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। x1 और x2 से, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट आ गया। ये ट्रेपेजियम ही अभी बन रहा है, लेकिन इसका जो एरिया कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। अब इंटीग्रेशन की हेल्प कैसे ली जाती है, तो इंटीग्रेट करते इस पूरे पार्ट को हम बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स बना ली जाती हैं इसमें। इस तरह से आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लीजिए, क्योंकि हमने वेरिएशन x में लिया है। x1 इज इक्वल टू 1 2, x2 इज इक्वल टू 3। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से आप पैरेलल लाइन खींच लीजिए, इस तरह से पैरेलल लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ स्ट्रिप्स आपको मिल रही, ये सब स्ट्रिप्स बन रही हैं। तो हम ये एक लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x। इसके बगल में एक लाइन और सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं x प्लस डेल्टा x। ठीक है, x प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास एक स्मॉल शेडेड रीजन आ गया। अब इस शेडेड रीजन को अगर आप ध्यान से देखिए, ठीक है,
तो ये आपको लगभग एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई पड़ रही होगी। यहाँ थोड़ा सा शार्पनेस है, थोड़ा सा स्लोप है, लेकिन थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें। यानी अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दिया जाए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दिया जाए, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के वेरी क्लोज आ जाएंगी। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल बोलते हैं इसे, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस पर आ जाएंगी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करने पर। तो इनका गैप जो है वो टेंस टू 0 यानी वेरी क्लोज टू 0 है, 0 नहीं है, वेरी क्लोज टू 0 है। जब इन दोनों लाइंस के बीच का गैप टेंस टू 0 यानी वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा, तो ये जो आपको स्लोप दिखाई पड़ रहा है वो इग्नोरेबल हो जाएगा। बहुत पास में जब आ जाएंगे बिल्कुल ये ऐसे टेंस टू 0, तो ये जो स्लोप होगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रिप बन जाएगी, और कैसी स्ट्रिप बन जाएगी? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ऐसे ही आप खूब सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना लीजिए, हमने कई सारी इसमें बना के आपको दिखाई हैं। अब रूल कह रहा है सबका अलग अलग, आप हर स्ट्रिप का अलग अलग एरिया कैलकुलेट कीजिए और सम कर दीजिए। इस प्रोसेस में बहुत परेशानी होगी, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हेल्प करता है। इंटीग्रेशन कह रहा है कि एक सिंपल सी स्ट्रिप बना लीजिए x और dx, ठीक है। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसे डिफरेंशियल सेगमेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? डिफरेंशियल सेगमेंट या डिफरेंशियल स्ट्रिप कह सकते हैं, डिफरेंशियल सेगमेंट या डिफरेंशियल स्ट्रिप भी कह सकते हैं। इस डिफरेंशियल सेगमेंट, ये डिफरेंशियल सेगमेंट कैसा है? ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर। ये डिफरेंशियल सेगमेंट कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल सेगमेंट है, ठीक है। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगा, रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल सेगमेंट मिलेगा। अब इस रेक्टेंगुलर डिफरेंशियल सेगमेंट की विड्थ कितनी है? जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो इसे क्या लिख देते हैं? dx। तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की विड्थ कितनी है? dx। डिफरेंशियल रेक्टेंगुलर सेगमेंट की विड्थ कितनी है? dx। और इसकी हाइट कितनी है? ये तो y डायरेक्शन में है, x डिस्टेंस पे स्ट्रिप है, कितनी होगी? y। तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसकी लेंथ बन जाएगी y और ब्रेथ बन जाएगी dx। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी y, ब्रेथ हो जाएगी dx। तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल रेक्टेंगुलर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल रेक्टेंगुलर सेगमेंट dA मान लीजिए, डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल फॉर्म में एरिया लिख दिया dA। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ y और dx, ठीक है। y की वैल्यू क्या लिख सकते हो? तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है x+2 इंटू dx, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो dA साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इधर लिखेंगे x+2 dx। ये तो टोटल एरिया है, इस इंटीग्रेशन मतलब सारे स्ट्रिप्स का एरिया सम कर दीजिए। तो ये dA जो है डिफरेंशियल सेगमेंट का एरिया है, और इंटीग्रेशन लगा दे तो ये टोटल एरिया की बात कर रहा है। अब टोटल एरिया विद और विदाउट लिमिट, अगर विदाउट लिमिट है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और विद लिमिट है तो वो लिमिट लिख दीजिए। क्या लिमिट है? 1 2 3, ठीक है। ये क्या लिखा? टोटल एरिया क्या मान सकते हो? टोटल एरिया ए मान लो। देखिए सिंपल सा मीन्स है, dA का मतलब एरिया ऑफ डिफरेंशियल सेगमेंट, इंटीग्रेशन लगा दिया तो टोटल एरिया। टोटल एरिया किसका? जो हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहा था, जो ट्रेपेजियम बना था यहाँ पर, ये उसके टोटल एरिया की बात कर रहा है। इस टोटल एरिया को आप क्या मान सकते हो? तो हम इसे ए मान लेते हैं, तो ये टोटल एरिया ए हो गया।
यहाँ पर इंटीग्रेशन जैसे सिखाया गया है वैसे करिए। तो इंटीग्रेशन सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, dx प्लस 2dx लिमिट 1 to 3 लिमिट 1 to 3, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 3, और 2dx 2 बाहर कर लेंगे, dx का इंटीग्रेशन होता है x 1 to 3। ये सब सिखाया जा चुका है आपको इंटीग्रेट करना। अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, तो 9 माइनस 1 8/2 4, और 3 माइनस 1 2 2 ज़ा 4, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 8 यूनिट। देखिए जो आंसर हमने इंटीग्रेशन से फाइंड किया वही आंसर हमको यहाँ पर ट्रेपेजियम के फार्मूले से मिल गया। ये थोड़ा आसान था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम कॉम्प्लिकेट तरीका क्यों इस्तेमाल करें, तो कॉम्प्लिकेट तरीका क्यों इस्तेमाल करें इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज इसको यहीं रोकेंगे, एक नया केस लेंगे, नई बात करेंगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप पढ़िए, समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एक नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। मैं कुछ देर के लिए पेजेस रोक रहा हूँ। ठीक है, आज का वीडियो में ही रोकते हैं। थैंक्स।